नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आज की इस वीडियो में सोशल साइंस के बेहतरीन प्रश्नों को पुनः लेकर आ चुका हूं। मात्र 25-30 मिनट की इस वीडियो में इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड वही प्रश्न करवाऊंगा जो आपकी परीक्षा में सर्वश्रेष्ठ साबित होंगे। संपूर्ण वीडियो में कम से कम 45 प्रश्नों को खत्म किया जाएगा मात्र 20-25 मिनट की इस वीडियो में। वीडियो आपकी तीव्र गति से चलेगी, हर एक पॉइंट को अच्छे ढंग से डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर आ चुका है, कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का परमाणु ऊर्जा संयंत्र नहीं है? कल्पक्कम, तारापुर, नरोरा, पोखरण। राइट आंसर यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा पोखरण। पोखरण किसी भी प्रकार का परमाणु ऊर्जा संयंत्र नहीं है, जबकि कल्पक्कम, तारापुर और नरोरा ये तीनों ही परमाणु ऊर्जा संयंत्र के केंद्र हैं। अगर आपसे बात करें, क्या अगर पूछा जाए कि कल्पक्कम किस राज्य में पड़ता है, तो आपको बताना पड़ेगा कल्पक्कम पड़ता है तमिलनाडु में, तारापुर पड़ता है आपका महाराष्ट्र में और नरोरा आपका पड़ता है उत्तर प्रदेश में। ये बात याद रखिएगा। अगर क्वेश्चन आपसे मिलान वाला पूछ ले कि एक तरफ दे दिए जाए आपके परमाणु ऊर्जा संयंत्र केंद्रों के नाम और दूसरी तरफ राज्यों के नाम, तब आपको बताना पड़ेगा कल्पक्कम तमिलनाडु, तारापुर महाराष्ट्र, नरोरा उत्तर प्रदेश। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है कि क्या कहता है, निम्नलिखित देशों में से किसमें स्थानांतरित कृषि को मिल्पा के नाम से जाना जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हर बार क्वेश्चन 1 या 2 यहाँ से भी पूछा जाता है। भारत, मलेशिया, मैक्सिको या ब्राजील? राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? मिल्पा की यहाँ पर बात की गई, किसकी? मैक्सिको में। क्या कहते हैं? मैक्सिको और अमेरिका में। यहाँ पर नोट करिएगा पॉइंट, मैक्सिको और अमेरिका में स्थानांतरित कृषि को कहते हैं मिल्पा। क्या कहते हैं? कहते हैं मिल्पा, कहते हैं अमेरिका और मैक्सिको में कहते हैं मिल्पा। अगर बात करूं इंडिया की, भारत में इसे कहते हैं झूम खेती। क्या कहते हैं? झूमिंग भारत में कहते हैं। अगर बात करूं किसकी? मलेशिया की, मलेशिया में दोस्तों इसे किस नाम से जाना जाता है? इंपॉर्टेंट पॉइंट, मलेशिया में इसे कहते हैं लादांग। क्या कहते हैं? मलेशिया में इसे कहते हैं लादांग। और मलेशिया के साथ इंडोनेशिया में भी इसको कहा जाता है लादांग। यहाँ पर पॉइंट याद रखिएगा, इंडोनेशिया में भी इसे क्या कहते हैं? इंडोनेशिया में भी इसे लादांग कहते हैं। बात करूं अगर मैक्सिको की, मैक्सिको मैंने बता दिया मिल्पा कहते हैं। राइट आंसर यहाँ पर कौन सा होगा? मैक्सिको ही यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगर बात करूं ब्राजील की, ब्राजील में इसे कहते हैं रोका। ब्राजील में क्या कहते हैं? ब्राजील में इसे कहते हैं रोका। रोका के नाम से जाना जाता है ब्राजील में। आशा करता हूं कि आपने इन सभी पॉइंट को अच्छे ढंग से समझ लिया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन यहां पर आ चुका है, क्या कहता है, निम्नलिखित के सही जोड़े बनाइएगा। ठीक, ब्रह्म समाज, युवा बंगाल आंदोलन, रामकृष्ण मिशन, अलीगढ़ आंदोलन। ठीक, इस प्रकार के क्वेश्चन आप बिल्कुल आसान तरीके से कर सकते हैं अगर आपको इन ऑप्शन में से एक का आंसर आता हो तब। जैसे कि यहाँ पर ब्रह्म समाज आपको नहीं मालूम, युवा बंगाल आंदोलन भी आपको नहीं मालूम, आपको एक तो मालूम होगा रामकृष्ण मिशन। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? सभी लोग जानते हैं, स्वामी विवेकानंद ने। तो सी का किसके साथ जाएगा? एक के साथ। सी का एक किसके ऑप्शन में है? सी का एक सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर 2 में ही तो नजर आ रहा है। सी का एक दिया गया है, इसलिए यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर राइट हो जाएगा और सभी यहाँ पर गलत हो जाएंगे। इस प्रकार से आपको एग्जाम में भी करना पड़ेगा। अगर बात करूं किसकी, ब्रह्मो समाज, यहाँ पर केशव चंद्र के साथ चला जाएगा और बी जाएगा आपका थर्ड के साथ। बी जाएगा आपका थर्ड के साथ, यानी कि युवा बंगाल आंदोलन हेनरी लुइस विवियन डिरोजियो ने चलाया था। ठीक, रामकृष्ण मिशन यहाँ पर स्वामी विवेकानंद और अलीगढ़ आंदोलन सैयद अहमद खां। इतना याद रखिएगा। बात करता हूं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है, क्या कहता है, अंग्रेजों की सर्वोच्चता नीति के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? इसने घोषित किया कि यदि भारतीय शासक की मृत्यु बिना पुरुष वारिस के होती है तो उसके साम्राज्य का अधिग्रहण कर लिया जाएगा। कंपनी का दावा था कि उसकी सत्ता सर्वोच्च है, इसलिए वह भारतीयों राज्यों के ऊपर है। इसने इस बात पर बल दिया कि प्राच्य जानकारी के विपरीत यूरोपीय जानकारी देने का तरीका व्यवहारिक रूप से लाभकारी है। इसने घोषित किया इंग्लैंड में कोई अन्य व्यापार करने वाला समूह ईस्ट इंडिया कंपनी से स्पर्धा नहीं कर सकेगा। यहाँ पर किसकी बात की गई? यहाँ पर की गई अंग्रेजों की सर्वोच्चता नीति की। इसका मतलब क्या था? इसका मतलब था कि ऑप्शन नंबर 1, इसने घोषित किया कि भारतीय शासक की अगर मृत्यु हो जाती है बिना पुरुष वारिस, यानी कि उसके कोई भी पुत्र ना हो, तो उसका राज्य क्या कर लिया जाएगा? हड़प लिया जाएगा, अधिग्रहण कर लिया जाएगा। जिस प्रकार अवध का अधिग्रहण कर लिया गया था 1856 में। लॉर्ड किसने किया था? लॉर्ड डलहौजी ने अवध का कुशासन के आरोप में उसने विलय कर लिया था। यहाँ पर बात की गई है
अंग्रेजों की सर्वोच्चता नीति की। ठीक, राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1। बात करता हूं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आ चुका है, देखते हैं इस क्वेश्चन को भी। पांडुलिपियों और अभिलेखों पर निम्नलिखित दो कथनों ए और बी पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। पांडुलिपियां प्रायः ताड़पत्रों अथवा भुर्ज नामक वृक्ष की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी जाती थी। अभिलेख पत्थर तथा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्णित किए जाते थे अभिलेख। ठीक, तो राइट आंसर यहाँ पर कौन सा होगा दोस्तों? राइट आंसर यहाँ पर दोनों ही हो जाएंगे। ठीक, अगर बात करूं पांडुलिपियां, जो आपकी पांडुलिपियां थी वो ताड़ पत्रों और भुर्ज के नाम के पेड़ की छाल पर लिखी जाती थी, इतना याद रखिएगा। अभिलेख की बात करूं, अभिलेख जो होते ये पत्थर या कठोर धातु की सतह पर उत्कीर्णित होते हैं, यानी कि खुदे रहते हैं, अभिलेख उसे कहते हैं। दोनों ही कथन यहाँ पर सही दिए गए हैं। बात करता हूं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन कहता है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में नागरिक आंदोलन शुरू हुआ था, क्यों शुरू हुआ था? सभी अफ्रीकी अमेरिकन नागरिकों के लिए समान अधिकारों तथा जातीय विभेद की समाप्ति के लिए, अफ्रीकी अमेरिकन पुरुषों के मताधिकार की मांग के लिए, अफ्रीकी अमेरिकन वरिष्ठ नागरिकों की सामाजिक सुरक्षा की मांग के लिए, अफ्रीकी अमेरिकन महिलाओं के मताधिकार की मांग करने के लिए। राइट आंसर यहाँ पर कौन सा होगा? नागरिक अधिकार आंदोलन क्यों शुरू हुआ था? इस कारण से शुरू हुआ था, सभी अफ्रीकी अमेरिकन नागरिकों के लिए समान अधिकारों तथा जातीय विभेद की समाप्ति की मांग के लिए। ठीक, अगला क्वेश्चन कहता है कि दिल्ली के सुल्तानों के शासन काल में निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रशासनिक भाषा थी? कैसी भाषा? प्रशासनिक भाषा की यहाँ पर बात की गई है। फारसी, हिंदी, अरबी और उर्दू। राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा फारसी। फारसी उनकी भाषा थी। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आ चुका है, कहता है कि पटवारी लेखपाल द्वारा किए गए कार्यों के विषय में ए और बी दो कथन दिए गए हैं, उन पर विचार कीजिए और निम्नलिखित में से सही उत्तर चयन कीजिए। पटवारी एक गांव अथवा गांव के समूह की भूमि का अद्यतन लेखा जोखा रखता है। पटवारी अपने अधिकार क्षेत्र में उगाई गई फसलों के बारे में सरकार को सूचना देने के लिए उत्तरदायी होता है। ए सही, बी गलत, ए बी दोनों सही, ए गलत, बी सही, ए और बी दोनों गलत। अगर बात करूं किसकी? लेखपाल की। जो पटवारी होता है ना, वो क्या करता है? गांव की भूमि जो होती है या ग्रामों की जो समूह की भूमि होती है उनका लेखा जोखा भी रखता है। कथन एक भी यहाँ पर कैसा होगा? राइट हो जाएगा। पटवारी अपने अधिकार क्षेत्र में उगाई हुई फसलों की भी जानकारी सरकार तक पहुंचाता है। दोनों ही कथन यहाँ पर कैसे होंगे? दोनों ही कथन यहाँ पर राइट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर राइट होगा। बात करूंगा अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है कि 29 मार्च 1857 को बैरकपुर में अपने अफसरों पर हमला करने के आरोप में निम्नलिखित में से किसको फांसी पर लटका दिया? यहाँ पर बात की गई है 29 मार्च 1857 को किसको फांसी पर लटका दिया गया था? मंगल पांडे जी को लटका दिया गया था। यहाँ पर राइट आंसर होगा मंगल पांडे। अगर पूछे भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, इन तीनों को कब फांसी दी गई थी? इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनको दी गई थी कब? 23 मार्च 1931। कब? 23 मार्च 1931 को इन तीनों को एक साथ फांसी दी गई थी। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा तिब्बत का राष्ट्रीय ग्रंथ है? ये क्वेश्चन एग्जाम में कम से कम 4 से 5 बार तो पूछा ही गया है। इसको घुमा घुमा के भी पूछा गया है। कभी कभी पूछा जाता कि तिब्बत का राष्ट्रीय ग्रंथ कौन सा, कभी पूछा जाता कि लद्दाख में कौन सा ग्रंथ गाया जाता है, कौन सा ग्रंथ तिब्बत का है जो कि लद्दाख में गाया जाता है। ठीक, इसका नाम क्या होगा? केसर सागा। याद रखिएगा, केसर सागा आपके तिब्बत का राष्ट्रीय ग्रंथ है जो कि लद्दाख क्षेत्र में इसे लोग गाते हैं। ठीक, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन कहता है कि यूराल पर्वत अलग करता है। यूराल पर्वत किसको अलग करता है? अफ्रीका और एशिया को, एशिया और यूरोप को, अफ्रीका और यूरोप को, उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका को। कौन सा यहाँ पर राइट आंसर होगा? यहाँ पर बात की गई यूराल पर्वत जो अलग करता है, किसको अलग करता है? एशिया और यूरोप को अलग करने वाले पर्वत को कहते हैं यूराल। एशिया और यूरोप। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर राइट होगा, एशिया एंड यूरोप। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आ चुका है, कहता है कि सूफी मत के अनुसार खानकाहों से अभिप्राय है नाम का गुणगान करना, नीति कथाओं पर चर्चा, वे स्थान जहां सूफी संत बैठकों का आयोजन करते थे, एक विशेष प्रकार का गाना। यहाँ पर राइट आंसर आपसे पूछा गया है कि खानकाहों से क्या अभिप्राय होता था? खानकाहों का मतलब होता है सूफी संत के निवास स्थल को क्या कहते हैं? निवास स्थल को कहा जाता है दोस्तों खानकाह। तो राइट आंसर यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर 3, वे स्थान जहां सूफी संत बैठकों का आयोजन करते थे या वो अपनी जगह पर निवास करते थे, इसे ही कहते हैं, क्या कहते हैं?
खान कहाँ कहते हैं? अगर आपसे पूछा जाए दरगाह किसे कहते हैं? दरगाह उस स्थल को कहते हैं जहां पर किसी सूफी संत की मृत्यु होने के बाद उसी जगह पर उसे दफनाया जाता है और बाद में उसी के ऊपर मंदिर का निर्माण कर दिया जाता है, उसी को कहा जाता है दोस्तों दरगाह कहा जाता है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आ चुका है, राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि बाण भट्ट ने उनकी जीवनी हर्षचरित निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखी थी? हिंदी, उर्दू, संस्कृत या प्राकृत? राइट आंसर यहां पर कौन सा होगा? राइट आंसर यहां पर हो जाएगा संस्कृत। संस्कृत में हर्षचरित, जो कि हर्षवर्धन के दरबारी कवि का नाम क्या था? बाण भट्ट था। उनकी जो जीवनी थी उस जीवनी का नाम था हर्षचरित। हर्षचरित किस भाषा में लिखी गई थी? संस्कृत भाषा में लिखी गई थी। किसने लिखी थी? हरिसेन ने लिखी थी। हाँ, ये भी तो याद रखिएगा आप सभी लोग। हरिसेन उनका दरबारी कवि था जिन्होंने प्रयाग प्रस्तुति की रचना भी की थी, याद रखिएगा पॉइंट। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है कि विनय पिटक ग्रंथ निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? संस्कृत व्याकरण, महावीर के उपदेश, जरतुस्त के विचार, बौद्ध संघ के नियम। राइट आंसर की अगर बात करूं तो राइट आंसर यहां से आपसे पूछा गया है कि जो विनय पिटका इज ए बुक रिलेटेड टू, किससे संबंधित है विनय पिटक? यह है बौद्ध संघ के नियमों से संबंधित। हमने आपको बताया था कि जो विनय पिटक है ये किससे संबंधित है? ये बौद्ध धर्म के नियमों से संबंधित है। आपके जो बौद्ध धर्म के अंतर्गत 3 टोकरी कहा गया है, 3 पिटकों को कहा गया है। उन 3 पिटक में पहला पिटक कौन सा होता है? पहला होता है दोस्तों सुत्त पिटक। कौन सा? पहला सुत्त पिटक। दूसरा आपका होता है विनय पिटक और लास्ट वाला जो होता है अभिधम्म पिटक। ठीक, अभिधम्म पिटक होता है तीसरा। अगर आपसे पूछा जाए कि सुत्त पिटक में क्या है, क्या पूछा जाए कि सुत्त पिटक में दोस्तों क्या है? सुत्त पिटक की अगर बात करूं, किसकी? सुत्त पिटक की बात करूं तो इसमें सिद्धांत बताए गए हैं। बौद्ध धर्म से संबंधित जितने भी सिद्धांत है वो आपके सुत्त पिटक में सम्मिलित किए गए हैं। विनय पिटक में बताए गए हैं नियम कायदे कानून बताए गए हैं विनय पिटक में। अभिधम्म पिटक की बात करूं तो इसमें क्या बताएगी? धर्म की व्याख्या। किसकी? धर्म की व्याख्या बताएगी। जिस प्रकार हिंदू धर्म में भगवत गीता में उपदेश दिए गए उसी प्रकार अभिधम्म पिटक में भी बौद्ध धर्म से संबंधित उपदेश, धर्म, व्याख्या जुड़ी हुई है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आ चुका है, कहता है कि कुछ आरंभिक हिंदू मंदिरों में एक हॉल होता था जहां लोग इकट्ठा हो सकते थे। इस स्थान को कहा जाता था प्रदक्षिणापथ, मंडप, ग्राम भोजका या गर्भगृह। राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? जहां पर लोग इकट्ठा होते थे मंदिर को, उसको क्या कहते थे? उसको कहते थे मंडप। मंडप का मतलब होता है सभागार। क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है सभागार, जहां सभी लोग एकत्रित होते थे, इकट्ठा होते थे, बैठते थे, उसी को कहते थे मंडप। ठीक, क्या कहते थे? मंडप कहते थे। प्रदक्षिणापथ होता है चारों तरफ चक्कर लगाने वाला जो पथ होता है, मंदिर के चारों जो चक्कर लगाने वाला जो पथ होता है उसको कहते हैं प्रदक्षिणापथ। ठीक, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन यहां पर आ चुका है, भारत के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरने वाला प्रमुख अक्षांश है आर्कटिक वृत्त, भूमध्य रेखा, मकर रेखा या कर्क रेखा। राइट आंसर यहां पर कौन सा होगा? कर्क रेखा, जो कि 23.5 डिग्री कहां से गुजरती है? उत्तरी गोलार्ध से होकर गुजरती है। अगर बात करूं जो कर्क रेखा होती है भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? ये 8 राज्यों से होकर गुजरती है। उन 8 राज्यों का नाम भी आप सभी लोग याद रखिएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि 8 राज्य वे कौन कौन से हैं तो आप क्या बताएंगे? तो आप बताएंगे पहले गुजरात। ठीक, गुजरात है आपका, और राजस्थान भी है, गुजरात, राजस्थान, एमपी यानी कि मध्य प्रदेश, और छत्तीसगढ़। मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड आपका आ जाएगा, झारखंड के बाद पश्चिम बंगाल आ जाएगा, पश्चिम बंगाल के बाद दोस्तों आपका आ जाएगा त्रिपुरा, त्रिपुरा भी आपका आ जाएगा। अगर त्रिपुरा के बाद आएगा आपका मिजोरम। ठीक, इतना याद रखिएगा, 8 राज्य आपके हो जाएंगे। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन कहता कि अशोक के अधिकतर अभिलेख निम्नलिखित लिपियों में से लिखे गए थे? देवनागरी, ब्राह्मी, तमिल या अचोकी। तो राइट आंसर की बात करूं, अगर यहां पर पूछा गया जो अधिकतर जो अशोक के जो अभिलेख थे वो किस लिपि में लिखे गए थे? वो लिखे गए थे ब्राह्मी लिपि में। किस लिपि में? ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे। अगर आपसे पूछा जाए कि ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? पढ़ने वाले व्यक्ति का नाम था जेम्स प्रिंसेप, जो कि अंग्रेजी अधिकारी था। जेम्स प्रिंसेप उसका नाम था। अगर पूछा जाए कि जेम्स प्रिंसेप ने कब पढ़ा था, तो पढ़ा था इसको 1838 में पढ़ा था। कहीं कहीं पर आपको 1837 भी नजर आ जाएगा। ठीक, तो आप 1838 में इसको पढ़ा गया था, इतना याद रखिएगा। कौन सी लिपि को पढ़ा गया था? ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि को जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। और जो अशोक के जो अधिकतर अभिलेख थे उसमें कौन, मतलब कि अशोक को क्या दर्शाया गया था? उसमें लिखा गया था पियदस्सी, यानी कि देवताओं के प्रिय, पियदस्सी उसमें लिखा गया था। ज्यादातर जो अभिलेख मिले हैं सभी अभिलेखों में अशोक का नाम क्या था? पियदस्सी उसमें नाम था।
बात करूं यहाँ पर अगले क्वेश्चन की, पृथ्वी को भू-आप के रूप में क्यों वर्णित किया जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा सही कारण है इसका? पृथ्वी ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी, पृथ्वी ना तो अधिक गर्म ना ही ठंडी, पृथ्वी 2/3 जल से ढकी है, जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां केवल पृथ्वी पर पाई जाती हैं। यहाँ पर बात आपसे की गई भू-आब क्यों कहा जाता है। हमने आपको कई बार बताया कि भू-आब इसको क्यों कहते हैं। इसको कहते हैं पृथ्वी जो ध्रुवों पर कैसी होती है, थोड़ी चपटी होती है, और बीच में कैसी होती है, बीच वाली कैसी होती है, दो ध्रुवों पर होती है, ये ध्रुवों पे पास चपटी होती है और बीच में दोस्तों होती है उभरी हुई, बीच में होती है उभरी हुई। इसी कारण इसको क्या कहते हैं, इसी कारण इसको कहते हैं भू-आब। क्या कहते हैं, इसी कारण इसको कहते हैं भू-आब कहा जाता है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है कि भारतीय राष्ट्र राज्य का वर्णन करने के लिए विविधता में एकता मुहावरा इन राष्ट्रीय नेताओं ने किसने दिया था? विविधता में एकता का किसने दिया था? इंपॉर्टेंट यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने विविधता शब्द गढ़ा था, इतना याद रखिएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन कहता है कि 19वीं सदी में निम्नलिखित में से कुरान शरीफ की आयतों का हवाला देकर महिलाओं को शिक्षा देने के लिए तर्क दिया गया था। ये दिया था मुमताज अली ने। ये क्वेश्चन तो आपने कई बार पढ़ा होगा, जो कि प्रीवियस ईयर में पूछा गया था। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, ठीक। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है कि कन्नौज पर लंबे समय तक त्रिपक्षीय संघर्ष किन 3 राजवंशों के बीच चला था? ठीक, अगर कन्नौज की बात करूं, पहले कन्नौज आपको बताना चाहूंगा। कन्नौज को दोस्तों कहते हैं इत्र की नगरी, परफ्यूम ऑफ सिटी कहा जाता है कन्नौज को। अगर बात करूं कन्नौज किस नदी के तट पर अवस्थित है, तो गंगा के तट पर कन्नौज आपका अवस्थित है, इत्र के लिए यह प्रसिद्ध है। अगर बात करूं जो त्रिपक्षीय संघर्ष था कन्नौज पर, ये किन 3 राजवंशों के बीच में चला था? गुर्जर, प्रतिहार, पाल, चोल। चोल के तो बीच में नहीं चला था। राष्ट्रकूट, चोल यहाँ पर गलत होगा। गुर्जर, प्रतिहार, यहाँ पर चोल गलत हो जाएगा ना। पाल, राष्ट्रकूट और गुर्जर, प्रतिहार के बीच में चला था। ये तीनों ही वंश क्या चाहते थे? अपना कन्नौज पर नियंत्रण करना चाहते थे। कन्नौज का एक प्रतापी राजा हुआ जिसका नाम था हर्षवर्धन। हर्षवर्धन का दरबारी कवि का नाम था हरिसेन, जिन्होंने प्रयाग प्रस्ती की रचना की थी और हर्षचरित उनकी आत्मकथा यानी कि जीवनी लिखी थी। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन कहता है कि हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 मृतक पिता की संपत्ति में समान अधिकार प्रदान करता है। यहाँ पर पूछा गया कि 2005 का जो कानून है, यदि पिता की मृत्यु हो जाती है तो संपत्ति पर समान अधिकार किसको होगा? पत्नी को होगा और पुत्रियों को और बहन बहनों को। कौन सा यहाँ पर सही होगा? पुत्र पुत्रियों, पुत्र पुत्रों, भाई भाइयों का। पत्नी पुत्र पुत्रों और पुत्र पुत्रियों को, पत्नी पुत्र और भाई भाइयों का। तो यहाँ पर अगर बात करूं, अगर पिता की मृत्यु हो जाती है तो उस पर किसका अधिकार होगा? हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005। राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? पत्नी का उस पर उत्तराधिकार होगा। किसका? पत्नी का भी होगा और उस पर पुत्र का भी होगा और पुत्री का भी होगा। किस ऑप्शन में ये नजर आ रहे हैं, वही आंसर यहाँ पर राइट हो जाएगा। पत्नी पुत्र पुत्री, पत्नी पुत्र पुत्री, यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर राइट हो जाएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है कि ग्रहों के निम्नलिखित समूहों में से किस ग्रह के चारों ओर छल्ले पाए जाते हैं? छल्ले पाए जाते हैं, किस ग्रह के चारों ओर पाए जाते हैं? ये दोस्तों किस ग्रह के मतलब कि पाए जाते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ पर राइट आंसर होगा बृहस्पति, शनि और यूरेनस। बृहस्पति, शनि और यूरेनस, इन ग्रहों के चारों ओर क्या पाए जाते हैं? छल्ले पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आ चुका है। पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत मुख्यतः बनी होती है सिलिका एवं लोहे से, सिलिका एवं एल्यूमिना से, निकल एवं लोहे से। कौन सा यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर होगा? इसको थोड़ा कर लेते हैं छोटा, क्योंकि हम आपको यहाँ पर समझाएंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट को। जो आपकी यहाँ पर जो राइट आंसर होगा, आंतरिक परत जिसे कहते हैं किरोड, किरोड यहाँ पर बनी होती है निकिल एवं लोहे से। लोहे तो यहाँ पर राइट आंसर होगा। और इससे संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे वे भी हम यहाँ पर आपको बताऊंगा, ठीक। तो चलिए बताता हूँ। जो पृथ्वी की जो परत होती है, पहली परत का नाम होता है परपटी। क्या होता है? परपटी पहली परत होती है। पहली कौन सी होती है? परपटी पहली होती है। और दूसरी परत आपकी होती है मेंटल होती है दूसरी, ठीक। और तीसरी नंबर पे आपकी होती है क्रोड। इतना तो आपको मालूम होगा ना। परपटी को दोस्तों कहते हैं सियाल, ठीक। परपटी को कहा जाता है सियाल, यहाँ पर लिख देता हूँ। परपटी को कहा जाता है सियाल और दूसरे नंबर मेंटल को कहा जाता है सीमा। और क्रोड की बात करूँ तो क्रोड को कहते हैं निफे। क्या कहते हैं? क्रोड को कहते हैं निफे। इतना याद रखिएगा आप सभी लोग, क्रोड को कहते हैं निफे। यहाँ इतना याद रखिएगा। जो परपटी होती है, परपटी को किस नाम से जानते हैं? परपटी को जानते हैं सियाल। सियाल को इंग्लिश में इस प्रकार से लिखा जाता है। SI का मतलब होगा सिलिका, AL का मतलब होगा एल्यूमिना, ठीक। एल्यूमिना और सियाल मतलब कि सिलिका और एल्यूमिना किस परत में पाया जाता है? सिलिका और एल्यूमिना आपका पाया जाता है परपटी में। सीमा SIMA होता है, ठीक।
तो ESI का मतलब हो जाएगा यहाँ पर भी सिलिका, और Ma का मतलब होता है मैग्नीशियम। यानी कि दूसरी जो परत होती है मेंटल में क्या पाया जाता है, उसमें पाया जाता है सिलिका और मैग्नीशियम। क्रोड की दोस्तों बात करें जो कि अंतिम परत होती है, इसमें पाया जाता है निफे का मतलब होता है NiFe, ठीक। Ni का मतलब होगा निकेल और Fe का मतलब होगा फेरस, मतलब कि लोहा। निकेल और लोहा आपका पाया जाता है सबसे लास्ट वाली परत यानी कि क्रोड में। तो चलिएगा आप समझ चुके होंगे सिलिका एवं लोहा किसमें पाया जाता है, किसी में भी नहीं पाया जाता है। सिलिका और लोहे की बात की गई है तो सिलिका और लोहे यहाँ पर नहीं होगा। निकिल और लोहे पाया जाता है सबसे आंतरिक परत में, जिसे क्या कहते हैं, क्रोड कहते हैं। सिलिका और एल्यूमिनियम आपका पाया जाता है परपटी में, किसमें, परपटी में पाया जाता है। यहाँ पर अगर मैग्नीशियम होता तो ये मैग्नीशियम पाया जाता आपके किसमें, मेंटल में, ठीक। मेंटल में पाया जाता है मैग्नीशियम, सिलिका और मैग्नीशियम। बात करते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है कि निम्नलिखित में से कौन एक जीवाश्मी ईंधन माना जाता है। जो जीवों से प्राप्त ईंधन होते हैं, यानी कि हजारों करोड़ों वर्ष पहले पृथ्वी पर कुछ जीव पृथ्वी पर ताप या दाब के कारण दब गए थे, जो कि वर्तमान में ईंधन के रूप में प्रचलित है। कौन सा प्रचलित है, तो पेट्रोलियम आपका कैसा ईंधन है, जीवाश्म ईंधन है, ठीक। जीवाश्म ईंधन है आपका पेट्रोल। कोयला भी एक प्रकार का जीवाश्म ही ईंधन है, क्योंकि वनस्पति और जीव जंतुओं के दबे रहने के कारण कोयला का भी निर्माण हुआ है। लेकिन यहाँ पर उपयुक्त जो राइट आंसर होगा वो होगा यहाँ पर पेट्रोलियम। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन कहता है कि हैसियोग्राफी संबंधित है। हैसियोग्राफी किससे संबंधित है, हैसियोग्राफी संत के जीवनी लेखन से, संत के आत्मकथा लेखन से, शासक के जीवनी या शासक की आत्मकथा से। राइट आंसर यहाँ पर पूछा गया हैसियोग्राफी जो संबंधित है ये है दोस्तों संत के जीवनी लेखक से। राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर होगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है, क्या कहता है, अहोम के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सही नहीं है, यानी कि गलत कथन यहाँ पर आपको क्या करना है, पहचानना है। अहोम राज्य कुलों में विभाजित था जिन्हें पाइक कहा जाता था। अहोम समाज बहुत ही परिष्कृत था। भुइया लोगों की पुरानी राजनीतिक व्यवस्था का दमन करके अहोम राज्य की स्थापना की गई। अहोम राज्य बेगार पर निर्भर था। यहाँ पर आपसे पूछा गया सही नहीं है किसके बारे में, अहोम जनजाति के बारे में। अहोम राज्य बेगार पर निर्भर था, बिल्कुल। अहोम राज्य भुइया जो जनजाति थी, भुइया जो लोग थे उनको खत्म करके ही आए थे ये लोग, ठीक। यानी कि उनका दमन करने के बाद ही इस राज्य की स्थापना हुई थी, ये भी कथन सही है। अहोम समाज बहुत ही परिष्कृत था, बिल्कुल। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन 1 गलत हो जाएगा। अहोम जो राज्य था कुलों में विभाजित था, कुलों में विभाजित था। किसमें विभाजित था, कुलों में विभाजित था। जिसे क्या कहते थे, जिसे दोस्तों कहते थे खेल, खेल कहते थे, ठीक। क्या कहते थे, खेल कहते थे। पाइक कहा जाता था उनके राज्य को, ठीक। इतना याद रखिएगा। यहाँ पर राइट आंसर कौन होगा, जो गलत है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आ चुका है, कहता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग ट्राइबल ग्रुप्स इज मेनली कॉन्फिन्ड टू उत्तराखंड। यहाँ पर आपसे पूछा गया कि उत्तराखंड की मुख्य जनजाति ये समूह कौन सा है, मुख्य जनजातीय समूह कौन सा है, जनजातीय समूह यहाँ से आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पर कौन सा राइट होगा, भोटिया यहाँ पर राइट होगा, जो कि उत्तराखंड की मुख्य जनजाति के अंतर्गत आती है। कौन सी जनजाति, उत्तराखंड की एक भोटिया जनजाति है। और उत्तराखंड की कौन सी है, थारू भी उत्तराखंड की ही जनजाति है। और बुक्सा भी उत्तराखंड की जनजाति है, याद रखिएगा। बुक्सा कहाँ की जनजाति है, उत्तराखंड की जनजाति है। और राजी भी कहाँ की जनजाति है, राजी भी उत्तराखंड की ही जनजाति है। अगर बात करूं गोंड, गोंड कहाँ की जनजाति, कौन सी, गोंड कहाँ की है, ये उत्तर प्रदेश राज्य की जनजाति है। भील आपकी गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ तमाम राज्यों की जनजाति है। लेकिन राइट आंसर यहाँ पर होगा भोटिया और थारू, बुक्सा ये सभी जनजातियां हैं उत्तराखंड राज्य की। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अब आ चुका है। निम्नलिखित में से कौन एक उष्णकटिबंधीय घास स्थल है, सवाना, स्टेपी, डाउन, पंपास। राइट आंसर यहाँ पर कौन सा होगा, यहाँ से पूछा गया उष्णकटिबंधीय घास का स्थल कौन सा है, सवाना यहाँ पर राइट आंसर होगा। सवाना कैसा है, उष्णकटिबंधीय, जबकि स्टेपी, डाउन और कंपास ये शीतोष्ण घास के मैदान है। कैसे हैं, शीतोष्ण घास के मैदान हैं। जबकि सवाना आपका कैसा है, उष्णकटिबंधीय घास के स्थल को इसीलिए सवाना घास के मैदान भी कहा जाता है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन से। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है कि भारत का निम्नलिखित में से कौन सा राज्य कलमकारी छापे के लिए प्रसिद्ध है, उत्तर प्रदेश, केरल, कर्नाटक या आंध्र प्रदेश। राइट आंसर होगा यहाँ पर आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश कलमकारी छापे के लिए प्रसिद्ध है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन कहता है कि अपने कक्षीय समतल पर पृथ्वी के अक्ष का झुकाव कोण कितना है, 23.5 डिग्री। कितना है, 23.5 डिग्री ये पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है कि निम्नलिखित में से मानचित्र का कौन सा एक घटक नहीं है, मानचित्र का घटक, आकार, प्रतीक, दूरी और दिशा।
राइट आंसर की बात करूं, अगर मानचित्र का घटक यहां से पूछा गया, नहीं है। आकार मानचित्र का घटक नहीं होता। प्रतीक, दूरी, दिशा, प्रतीक, ये तीनों ही मानचित्र के घटक होते। मानचित्र कितने प्रकार के होते? मानचित्र 3 प्रकार के होते। कितने प्रकार के होते? मानचित्र 3 प्रकार के होते हैं। पहला मानचित्र कौन सा होता है? पहला मानचित्र होता है उच्चावच मानचित्र, यानी कि भौतिक मानचित्र। कैसा होता है? पहला आपका होता है भौतिक मानचित्र, और दूसरा मानचित्र की अगर बात करूं तो दूसरा होता है राजनीतिक माला मानचित्र। कैसा? राजनीति मानचित्र होता है आपका, ठीक। अगर बात करूं थर्ड वाले के, थीमेटिक मानचित्र। कैसा मानचित्र? थीमेटिक मानचित्र आपका होता है, यहां पर लिख दे, मतलब कि कौन से मानचित्र होते हैं आपके? होते भौतिक, राजनीति और थीमेटिक। भौतिक की बात करूं जिसमें पठार आ जाएगा आपका, पठार, मैदान, नदी, झील, झरना, ये सभी किसमें आते हैं दोस्तों? ये सभी आते हैं आपके किसमें? ये सभी आ जाएंगे भौतिक मानचित्र के अंतर्गत। अगर बात करूं थीमेटिक मानचित्र, थीमेटिक मानचित्र में आते हैं वर्षा वाले मैदान, मैदान को दर्शाना है तो, ठीक, वर्षा के मैदान, वन, उद्योग, ये सभी आपके आते हैं थीमेटिक मानचित्र। और राजनीतिक मानचित्र तो आप सभी लोग जानते हैं, देश की सीमा, राज्य की सीमा और देश के नक्शे, ये सभी आते हैं राजनीतिक मानचित्र के अंतर्गत। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। कहता है कि जातीय समानता को प्रचारित करने के लिए निम्नलिखित में से सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी ज्योतिबाराव फूले ने। किसने? ज्योतिबाराव फूले ने इसकी स्थापना की थी। कब की थी? 1873 में की थी। और इनकी एक पुस्तक आई थी, उस पुस्तक का नाम क्या था? गुलामगिरी इनकी पुस्तक का नाम था, ये भी याद रखिएगा। इनकी प्रमुख पुस्तक है गुलामगिरी, और दूसरी पुस्तक का नाम क्या है? चाबुक, दूसरी भी इनकी पुस्तक है। राइट आंसर होगा यहाँ पर कौन सा हो जाएगा राइट आंसर? ज्योतिबाराव फूले। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक आकृति नदी निक्षेपण कार्य का परिणाम है? विसर्प, चाप झील, जलप्रपात, बाढ़कृत मैदान। यहां से आपसे पूछा गया कि नदी के निक्षेपण से क्या बनता है? नदी के निक्षेपण से होता है भाई साहब बाढ़कृत मैदान का निर्माण होता है। विसर्प इसकी एक स्थलाकृति है। जब नदी कहां पर बहती है? जब नदी मैदानी क्षेत्र में बहती तो इस आकार में वो बहने लगती है, इसी को कहते हैं विसर्प आकृति। चाप झीलें भी आपकी नदी की एक आकृति है। जल प्रपात भी आपकी नदी की एक आकृति है, जिसे वाटरफॉल भी कहते हैं। राइट आंसर यहाँ पर होगा बाढ़कृत मैदान। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन कहता है कि चाणक्य के अनेक विचार एक पुस्तक में लिखे गए, जिसे जाना जाता है अर्थवेद, यजुर्वेद, धर्मशास्त्र या अर्थशास्त्र। राइट आंसर यहाँ पर कौन सा होगा? राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा अर्थशास्त्र। चाणक्य की प्रमुख पुस्तक है अर्थशास्त्र, जिसका संबंध किससे? जिसका संबंध दोस्तों राजनीति विषय से है, इसका संबंध। राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित कौन सा है? यहाँ पर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित घास भूमियों में से कौन सी अमेरिकी मूल निवासियों का निवास स्थल है? स्टेपी, पंपास, बेल्डस, प्रेरीज। यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सी एक प्रमुख है जो कि अमेरिका की है, ठीक। अमेरिका की दोस्तों होती है प्रेरीज। कौन सी? प्रेरीज, जो कि अमेरिका की प्रमुख घास स्थल भी कह सकते हैं, घास भूमि आपकी हो जाएगी यहाँ पर प्रेरीज। आपसे अक्सर यही पूछा जाता है कि किस स्थल की कौन सी घास है, कौन सी शीतोष्ण है, कौन सी समशीतोष्ण है, या शीतोष्ण है या उष्ण कटिबंधीय है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में देखने को मिलते हैं। चलिए हम आपको सभी पॉइंट को भी एक बार बता ही देते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि उष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों के नाम बताइए, कैसे? उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान, सवाना केन्या तंजानिया जो कि मध्य अफ्रीका में पड़ता है, कैम्बास ब्राजील, लानोज कोलंबिया और वेनेजुला, क्वींसलैंड उत्तर पूर्वी ऑस्ट्रेलिया, सेलबास अमेजन, पार्कलैंड अफ्रीका, पटाना श्रीलंका। यहाँ पर जो इंपोर्टेंट है, इंपोर्टेंट आपका सिर्फ और सिर्फ सवाना है और कैंपास है। ये दोनों ही यहाँ पर इंपोर्टेंट है। इन इंपोर्टेंट को याद रखिएगा, जो कि उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है। बात करते हैं अगले टाइप के घास के मैदान की। यहाँ पर शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान, यहाँ पर स्टेपी, स्टेपी कहाँ का है? ये स्टेपी आपका पश्चिम रूस और मध्य कहाँ पड़ता है? एशिया में। प्रेरीज जो कि अमेरिका, कनाडा, मैक्सिको, ये इंपॉर्टेंट है। प्रेरीज शीतोष्ण की बात करें यहाँ पर कंपास अर्जेंटीना, यूरुग्वे, दक्षिणी ब्राजील जो कि ये भी कहाँ पड़ते हैं? ये उत्तरी अमेरिका में पड़ते हैं। बेल्ट दक्षिण अफ्रीका, डाउन्स दक्षिण पूर्व ऑस्ट्रेलिया, कैंटबरी न्यूजीलैंड, ठीक। इतना ही यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। बात करूं अगर टुंड्रा घास के मैदान जो कि आर्कटिक क्षेत्र में पाए जाते हैं, कहाँ पर? टुंड्रा घास के मैदान आपके पाए जाते हैं आर्कटिक क्षेत्र में। ये घास के मैदान मुख्यतः कनाडा, ग्रीनलैंड और अलास्का, साइबेरिया, रूस में पाए जाते हैं। तो वीडियो दोस्तों आपके लिए यहीं तक थी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।